जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकाई थी। हमें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वह पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या भगवंत मान। यह बयान खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का है। दरअसल पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान चर्चा में है। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर 1 साल तक चले किसानों के आंदोलन के दौरान भी सोशल मीडिया खालिस्तान से जुड़े हैशटैग से भर गया था। हालांकि खालिस्तान आंदोलन अब इतिहास बन चुका है। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो सिखों के बीच इस आंदोलन का समर्थन गुम हो चुका है। खालिस्तान समर्थकों ने ही देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह और पूर्व आर्मी चीफ जनरल एस वैद्य की हत्या की थी। खालिस्तान क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये विचारधारा अलगाववाद की बात क्यों करती है? क्या पंजाब में हालात आज के 40 साल पहले वाले हो गए हैं? आज के 40 साल पहले पंजाब में क्या हुआ था? आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। खालिस्तान आंदोलन की कहानी शुरू होती है 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। इस दौरान उनके पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को 3 समूहों ने यह कहकर विरोध किया था कि इस प्रस्ताव में हमारे लिए कुछ नहीं है। पहला विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग ने। दूसरा समूह था दलितों का, जिसकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। और तीसरा गुट था मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग रखी। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यह मांग आंदोलन में बदल गई और इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। आज़ादी के समय पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी कि सिख प्रदेश की मांग कर रहा था। स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान वहां पर हिंसाएं बढ़ने लगीं। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसे दोनों नए प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। क्या था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन? पंजाबी आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक फायदा मिला। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए अधिक स्वतंत्रता यानी अधिक अधिकारों की मांग की और इस मांग को रखा आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के जरिए। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में सिखों ने ज़्यादा स्वायत्त पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग कर डाली और 1980 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ता चला गया। आनंद साहिब रिजोल्यूशन का ही एक कट्टर समर्थक था जरनैल सिंह भिंडारावाले। एक रागी के रूप में सफ़र शुरू करने वाला भिंडारावाले आगे चलकर उग्रवादी बन गया। जाने माने सिख पत्रकार खुशवंत सिंह का कहना था कि भिंडारावाला हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने को उकसाता था। उसका कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। 1982 में भिंडारावाले ने शिरोमणि अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन पर काम करना शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडारावाले का विरोध किया वह उसकी हिट लिस्ट में आ गया। इसी के चलते खालिस्तान अतिवादियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। अतिवादियों ने अखबार बेचने वाले हाकर तक को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडारावाले का समर्थन किया। इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडारावाले स्वर्ण मंदिर में जा घुसा। 2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडारावाले स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर काबिज हो गया।
पहले अन्य विकल्पों पर चर्चा की गई कि किस प्रकार भिंडारावाले को बाहर निकाला जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडारावाले को पकड़ने के लिए एक गुप्त मिशन स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी ही दे दी थी और इसके लिए 200 कमांडो को प्रशिक्षण भी दिया गया था। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को क्या कोई तकलीफ हो सकती है और जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने इस ऑपरेशन को शट डाउन कर दिया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला लिया। कहा जाता है कि 5 जून को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गांवों में हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं शुरू करने की योजना का खुलासा होने के बाद यह फैसला किया गया। इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडारावाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए सेना का जो अभियान शुरू किया था उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। 1 जून से लेकर 3 जून 1984 के बीच में पंजाब में रेल, सड़क और हवाई सेवाएं बंद कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को होने वाली पानी, बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई और अमृतसर में पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया। सीआरपीएफ सड़कों पर गश्त कर रही थी। स्वर्ण मंदिर में आने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया था। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारतों पर आगे से हमला शुरू किया गया। इस दौरान खालिस्तानी अतिवादियों ने भी सेना का खूब मुकाबला किया और खूब गोलाबारी की। सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उधर पंजाब के बाकी हिस्सों में सेना ने गांवों और गुरुद्वारों से संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक अभियान भी शुरू कर दिया। एक दिन बाद जनरल के.एस. बरार ने स्थिति से निपटने के लिए टैंक की मांग की और 6 जून को टैंक परिक्रमा तक सीढ़ियों में पहुंच गए। गोलाबारी में अकाल तख्त के भवन को भारी नुकसान पहुंचा और कुछ घंटों बाद ही भिंडारावाले और उसके कमांडरों के शव बरामद कर लिए गए। 7 जून तक भारतीय सेना ने परिसर पर कंट्रोल रखा। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 को दोपहर में समाप्त हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। सरकार के अनुसार हमले में 493 अतिवादी नागरिक मारे गए थे। हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्दोष लोगों की मौत होने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खुशवंत सिंह सहित प्रमुख लेखकों ने अपने सरकारी पुरस्कार लौटा दिए। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 1984 में सिख विरोधी दंगों में 8000 से ज़्यादा सिख मार दिए गए। सबसे ज़्यादा दंगे दिल्ली में हुए। आरोप है कि इन दंगों को कांग्रेस नेताओं ने बढ़ावा दिया। 1 साल बाद 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया। इस दौरान 329 लोगों की मौत हुई थी। इसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा के उग्रवादियों ने ली थी। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल A.S. बैद की पुणे में 2 बाइक सवार उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी जिम्मेदारी भी खालिस्तान कमांडो फोर्स ने ली थी। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार को उड़ा दिया, जिससे बेअंत सिंह की मौत हो गई। अब बात करते हैं कि पंजाब आज चर्चा में क्यों है। 500 साल से हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपना खून बहाया। कुर्बानी देने वाले इतने लोग हैं कि हम उंगलियों पर गिना नहीं सकते। इस धरती के दावेदार हम हैं। इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। ना इंदिरा हटा सकी थी, ना मोदी और ना ही अमित शाह हटा सकते हैं। दुनिया भर की फौजें आ जाएं, हम मरते मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। यह बयान खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का है। दरअसल वारिस पंजाब दे से जुड़े हजारों लोगों ने गुरुवार को अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला किया। इनके हाथों में बंदूकें, तलवारें और भाले थे। ये लोग संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इनके हमले के दबाव में आई पंजाब पुलिस ने आरोपी को रिहा करने का ऐलान कर दिया। पंजाब के अमृतसर जिले में जल्लूपुर खेड़ा में साल 1993 में अमृतपाल सिंह का जन्म हुआ। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में अमृतपाल काम के सिलसिले में दुबई चला गया और दुबई में वह ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करने लगा। पिछले साल फरवरी में दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद वारिस पंजाब दे को संभालने के लिए अमृतपाल वापस लौट आया और 29 सितंबर 2022 को मोगा जिले के रोड़े गांव में अमृतपाल को वारिस पंजाब दे का
प्रमुख घोषित कर दिया गया। दरअसल खालिस्तानी आतंकी रहे जर्नैल सिंह भिंडारावाले इसी रोड़े गांव का रहने वाला था। इस दौरान वहां पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। वारिस पंजाब दे संगठन को पंजाबी अभिनेता संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में बनाया था। इस संगठन का मकसद युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना था। अमृतपाल सिंह का कहना है कि कृषि कानून हो या पंजाब में पानी का संकट हो, नशीली दवाओं का संकट हो, यूपी और बिहार से लोगों का पंजाब में पलायन हो, राजनीतिक असंतुष्टों की गिरफ्तारी हो, पंजाबी भाषा को कमज़ोर करना हो, ये सभी सिखों के मूक नरसंहार का हिस्सा है। इसे आप उसके इस बयान से भी समझ सकते हैं कि अमृतपाल ने पंजाब के जीरा में शराब बनाने वाली फैक्ट्री के विरोध में हिस्सा लिया था। उसने इस दौरान कहा था कि इस तरह के कारखाने पंजाबियों के मूक नरसंहार का हिस्सा हैं, क्योंकि इससे पानी दूषित होने के साथ ही नशा भी बढ़ेगा। अमृतपाल का कहना है कि सिख मूल्यों को कमज़ोर करने और पॉप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सिखों को अपने बाल काटने और दाढ़ी काटने के लिए प्रोत्साहित करना भी साइलेंट नरसंहार की प्रक्रिया का हिस्सा है। अमृतपाल कहता है कि पंजाब पंजाबियों के लिए है, नौकरियों को सभी स्तरों पर स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व करने की ज़रूरत है। अमृतपाल के आलोचकों का कहना है कि वह जर्नैल सिंह भिंडारावाले की तरह अपने भाषणों से युवाओं को उग्रवाद की ओर ले जा सकता है, ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जहां युवाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर मार दिया जा सकता है। खास तौर से वह हिंदू विरोध की बात करता है। कई राजनीतिक दलों ने अमृतपाल पर पंजाब को अस्थिर करने का आरोप लगाया। वहीं कुछ आलोचकों का कहना है कि वह सिख और अन्य समुदायों विशेषकर हिंदुओं के विभाजन को अपनी पब्लिक रैलियों में वह यूपी और बिहार से हिंदुओं और जम्मू से गुर्जर मुसलमानों के पलायन की बात भी करता है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दे चुका है। अमृतपाल ने रविवार को पंजाब के मोगा जिले में कहा कि इंदिरा ने भी हमें दबाने की कोशिश की थी, उनका क्या हश्र हुआ और अब अमित शाह भी अपनी इच्छा पूरी करके देख ले। दरअसल अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर हमारी निगाह है। अमृतपाल से शाह के बयान को लेकर सवाल किया गया था। इस पर अमृतपाल ने कहा था कि शाह को कह दो कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करना है, जो करना है कर ले, हम अपना राज मांग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। वह उसी तरीके से भाषण दे रहा है जैसा कि आज के 40 साल पहले भिंडारावाले दिया करता था। वह पंजाब पंजाबियों के लिए है की अपील करता है और नौकरियों में पंजाबियों के लिए आरक्षण की मांग उठा रहा है। वह राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बात कर रहा है। उसके युवा समर्थकों में एक आम बात सुनने को मिलती है कि कम से कम कोई तो है जो कुछ हमारे लिए कर रहा है। इसी वजह से कुछ लोग अमृतपाल की तुलना जर्नैल सिंह भिंडारावाले से कर रहे हैं। 1970 के दशक में जर्नैल सिंह भिंडारावाले भी कुछ इसी तरीके के काम किया करता था। वह भी इसी तरीके के मुद्दे उठाया करता था, पूरे पंजाब में प्रचार किया करता था। खालिस्तान समर्थक होने की वजह से अमृतपाल सिंह को भिंडारावाले पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। पंजाब इस समय चर्चा में है। आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।